हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 4 दोपहरी पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसके कवि शंकुत माथुर जी हैं। देखें इस कविता में शंकुत माथुर जी क्या कह रहे हैं। शंकुत माथुर जी इस कविता में गर्मी की दोपहरी के बारे में बता रहे हैं कि गर्मी की दोपहरी जो होती है उसमें कितनी गर्मी होती है कि हर कोई अपने घर में, ना सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी सब अपने अपने घरों में या इधर उधर छिपकर बैठ जाते हैं कि जरा सी भी गर्मी ना लग जाए। और इस गर्मी का किस किस पर कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम इस कविता में चर्चा करेंगे। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जल पड़ी थी। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों अकाल के ज्यों अवतार। इस कविता में लेखक यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि गर्मी की दोपहरी है और गर्मी की दोपहरी में जो आसमान है, नभ मीन्स आसमान, जो आसमान है वो भी बहुत तप रहा है, वो भी बहुत गर्म है। और जो तारकोल की बनी सड़कें हैं वो कैसी लग रही हैं, अंगारों सी, जैसे अंगारे जल रहे होते हैं ऐसे तारकोल की काली सड़कें अंगारों के समान जल रही थी। ठीक है। और जो छां थी, आपने देखा होगा कभी भी हम जब बाहर निकलें गर्मी की दोपहरी में तो बहुत तेज़ धूप से बचने के लिए हम छाएं ढूंढते हैं, या तो छांव में जाकर थोड़ी देर रुक जाते हैं या वहाँ से चलने लगते हैं जहाँ जहाँ छाएं होती है। लेकिन ये बता रहे हैं इतनी गर्मी पड़ रही थी कि जो छाएं हैं वो भी जलने लगी, कि छाँव में भी मतलब धूप का की गर्मी, उसका सेका इतना आ रहा है कि छाएं भी जल रही थी। और जो पेड़ों के पत्ते थे वो पूरे तरीके से झुलस गए थे। तो पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे थे, यहाँ बोल रहे हैं नंगे नंगे दीर्घकाय। दीर्घकाय मतलब दीर्घ मीन्स लंबे और काय मीन्स शरीर, की लंबे लंबे शरीर वाले जो पेड़ थे वो ऐसे लग रहे थे नंगे नंगे दीर्घकाय, और कंकालों से लग रहे थे। कंकाल मतलब कि हड्डियों का ढांचा। तो पेड़ कैसे लग रहे थे, कंकालों के समान। क्यों? क्योंकि उनके जो पत्ते थे वो झुलस कर झड़ गए थे। तो जो पेड़ थे वो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल कंकालों के जैसे। और वो क्या ऐसे लग रहे थे कि मानो अकाल के अवतार हों। अकाल किसे बोलते हैं, जब बारिश नहीं आती और चारों तरफ सूखा हो जाता है, फसलें भी सही से नहीं उगती और पेड़ पौधों के पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को अकाल की स्थिति बोलते हैं। तो ये जो कंकालों से वृक्ष थे जिनके पत्ते झड़ चुके थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे मानो वो अकाल के अवतार हों। आइए आगे पढ़ें। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े को गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। यहाँ पर बता रहे हैं इतनी गर्मी में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा तो दूर एक तांगा दिखता है और जो तांगे का घोड़ा है वो आगे कदम बढ़ाना ही नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, गर्मी से झुलस रहा है, वो भी आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता। तो जो कोचवान है, कोचवान कौन होता है, जो तांगे को चलाता है। तो कोचवान उसकी गर्म पीठ पर अपनी चाबुक मारता है। कैसे? जो सर्प के समान लग रही है, सर्प के समान घुमा घुमा कर जब चाबुक उसकी गर्म पीठ पर मारता है तो वो आगे कदम बढ़ाता है। और फिर वो चाबुक खाने के बाद तब वो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर, मतलब जो तारकोल की जो सड़कें हैं वो कैसे लग रही हैं, अंगीठी के समान, जैसे अंगीठी जल रही होती है ऐसे तारकोल की सड़कें जल रही थी। तो फिर वो चाबुक खाने के बाद उस सड़क पर भागने लगता है। वो भी अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं उठाना चाहता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा, जिंदा रहने के
कठिन जतन में पाँव बढ़ाए आगे जाता। हाँ, यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि एक ग्रामीण दिख जाता है। ग्रामीण कौन? गांव का वासी, गांव वाला वो दिख जाता है जिसने कि अपने कंधे पर भारी सी गठरी एक लाठी के सहारे टांग रखी थी और उस मोटी सी गठरी को सुख दुख की गठरी कहा गया है। सुख दुख की गठरी यहाँ पर क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि वो अपने परिवार का और अपना पेट पालने के लिए उसे इतनी गर्मी में बाहर निकलना पड़ रहा है, जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा तब वो इतनी मोटी गठरी को टांगे बाहर निकल रहा है, काम के लिए बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस गठरी को सुख दुख की गठरी कहा गया है। और उसके जो जूते थे वो भी फटे हुए थे, जिसमें से गांव की आत्मा झांक रही थी। गांव की आत्मा झांक रही थी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी कैसी खराब स्थिति थी उस गांव की और उस गांव वासी की, ये उसमें से पता चल रहा था कि वो कितना गरीब है कि फटे हुए जूते हैं और गर्मी की झुलसती धूप में भी वो इतनी भारी गठरी टांगे बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालना था। इसलिए घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। हाँ, मनुष्य तो मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी घरों से बाहर के पशु पक्षी भी उस धूप में नहीं निकलना चाह रहे थे, उस गर्मी में नहीं निकलना चाह रहे थे। चिड़िया या और भी जो भी पक्षी थे वो कहाँ छिप रहे थे? घर की खपरेलों में। यहाँ खपरेलों से क्या तात्पर्य है कि गांव की कुछ छतें ऐसी होती हैं जो कि घास फूस की बनी होती हैं और उनमें थोड़ी थोड़ी सी ठंडक होती है। तो चिड़ियाँ जो है और जो पक्षी हैं वो धूप की गर्मी से बचने के लिए उन खपरेलों में जाकर छिपती थी। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता। सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। हाँ, यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि जो बड़े घरों के श्वान मतलब क्या है यहाँ पर? कुत्ते। कि बड़े घरों के जो पालतू कुत्ते थे वो भी कहाँ छुपे हुए थे? बाथरूम में जो बाथ टब वगैरह लगे होते हैं या पानी की टंकी हो या कुछ भी हो, उसमें जाकर वो अपने नैन मूंद कर मतलब आंखें बंद कर कर लेट गए थे कि उनको थोड़ी सी ठंडक मिल सके। और शाम तक कोई भी बाहर नहीं निकलता, भले ही वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी सांझ तक अपने घरों के अंदर रहते थे ताकि उनको गर्म हवा के थपेड़े ना पड़े। मतलब गर्म हवा जो लू चल रही होती है वो उनको ना लग जाए। संध्या भी कैसे लग रही थी? संध्या मतलब शाम का समय, क्योंकि वो इतनी गर्मी थी कि वो शाम तक भी ठंडक नहीं हुई थी। शाम तक भी बहुत गर्मी थी कि शाम ऐसे लग रही थी जैसे उसने गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ रखी हो। गहरे सूने रंग की चादर से मतलब क्या है यहाँ पर कि बिल्कुल भी हलचल नहीं थी और चारों ओर सूनापन छाया हुआ था, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। शाम होने तक भी तो ऐसे लग रहा था कि मानो संध्या ने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ रखी हो। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।